नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान मीडिया के इस एपिसोड में। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं में कुछ विवाद हुआ और इस विवाद को पाक मीडिया किस तरह से किसी अवसर की तरह से देखती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाक मीडिया की एक ऐसी न्यूज़ एंकर फिजा अकबर को कि वह भारत के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाती है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि जिस शाइनिंग इंडिया की मोदी बात कर रहे हैं उसकी जो शाइन है, ये जो शाइनिंग है वो आग के शोलों से आ रही है। आग के शोलों को वो शाइन समझ रहा है और शाइन ही बता रहा है। भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो अलग है। भारत पाकिस्तान की सरहदों पर जो करने की कोशिश कर रहा है वो भी अलग है। लेकिन अब भारत ने चीन के साथ भी जारहियत करने की कोशिश की, जिसका जवाब चीन ने ऐसा दिया कि भारत के पास सिवाय घुटने टेकने के दूसरा कोई चारा नजर आता दिखाई नहीं दे रहा। ये सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, और कुछ देर के बाद में ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी। जनरल साहब वार्म वेलकम। जनरल साहब, बल्कि ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, चीन और भारत का मामला कैसे देखते हैं? फिर सही मुंह तोड़ जवाब दिया चीन ने भारत को, भारत घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। आप कैसे एनालाइज करेंगे इस पूरी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत ने खुद ये मसला पैदा किया क्योंकि भारत उस इलाके में जो कि मुतनाज़ा है और बहुत अरसे से वहां पे कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो वहां पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू किया। 2022 तक उनकी प्लान है कि 60 सड़कें वहां बनानी है, जो बहुत सारी ऑलरेडी बननी शुरू मुकम्मल हो गई। इसके अलावा वहां पे एयरस्ट्रिप वगैरह बनाई इन्होंने, कुछ स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह वहां पे खड़ी कर रहे हैं। तो उससे एक ये इम्प्रेशन ज्यादा था। एक तो वायलेशन है ही कि आप मुतनाज़ा इलाके में ये कंस्ट्रक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं ये कानूनन दुरुस्त नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि चाइना को ये भी खदशा था कि जो जिस तरह की सड़कें और एयर स्ट्रिप वगैरह बनाई है उससे इनके कुछ ऐसे डिजाइन हैं, कुछ ऐसी सोच है कि गालिबन कोई वहां पे जारियत करने का इरादा रखते हैं वहां। और फिर जारियत अगर बाद में उस वक्त आप चैलेंज करें तो बेहतर ये है कि आज उससे पहले भारत को चैलेंज किया जाए कि आप क्यों बना रहे हैं। तो एक तो ये वजह है कि चाइना को एकदम से ख्याल आया कि ये यहाँ पे जो कुछ एक्टिविटी है ये बहुत ही खतरनाक एक्टिविटी और भारत को रोकना होगा। दूसरी तरफ ये है कि भारत लगातार एकतरफा कदम करता रहा और उन्होंने पीछे आर्टिकल 370 जब कश्मीर का खत्म किया तो यूनियन टेरिटरी बना दी, जिसमें लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया। चाइना ने उस वक्त एहतजाज किया था कि एक मुतनाज़ा इलाका है, आप उसको यूनियन टेरिटरी खुद ही बना रहे हैं, जबकि बातचीत के जरिए अभी इसको आपने हल करना है। लेकिन भारत ने उस वक्त उनकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि उनकी छोड़े हैं, ये यूनाइटेड नेशन की करारदादें थी कश्मीर पे, उनको भी बाला ताक रखते हुए जो जी में आया करती है। इसके साथ साथ जब चाइना ने यहाँ पे भाषा दयामन डैम बनाने का फैसला किया और एग्रीमेंट साइन किया, तो चीन ने जब एग्रीमेंट साइन किया तो भारत ने उस पर एतराज कर दिया कि आप हमारी सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं, जबकि खुद यही काम उन्होंने लद्दाख में किया था। चाइना को ये खदशा पैदा हुआ कि यहाँ से कराकोरम हाईवे तकरीबन ये इस कॉर्नर से जहाँ पे ये इंकर्शन हुई है ईस्टर्न लद्दाख में, वो एरिया को 8-9 किलोमीटर है यहाँ से। अगर एरियल उसका डिस्टेंस किया जाए क्रो फ्लाइट तो वो कराकोरम हाईवे तकरीबन 8-9 किलोमीटर है। तो उस लिहाज से एक सी पैक जिसपे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है वो उसको गैर महफूज मेरा नहीं ख्याल के छोड़ना चाहेगा। नतीजा ये कि उन्होंने भारत की अपनी ही चाल के ऊपर अपनी चाल चल दी और अब भारत लाजवाब है, क्योंकि ताकत के जोर से चाइना को निकाल नहीं सकता। बातचीत के जरिए अगर वो नहीं निकलते
तो यूनाइटेड नेशन जाने का रास्ता नहीं, भारत जा नहीं सकता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की करारदादें तो खुद उन्होंने पामाल की थी। तो अब ये है कि मोदी एक ऐसी सूरत हाल में है जहां उसके लिए कोई खास रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि चाइना ने जो कुछ किया उसके साथ रिकंसाइल करे। ठीक है जनरल साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मैं कोई इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। ब्रिगेडियर साहब, अब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने जनरल साहब को भी सुना, अब आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि अगर अब इंडियन आर्मी ने कोई वहां पे एक ऐसी रिस्पॉन्ड किया विद फोर्स, क्योंकि चाइनीज आर्मी जो है वो बड़ी तादाद में पीएलए के ट्रुप्स जो है वो इन गलवान वैली में वो क्रॉस करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंडियन जिस सो कॉल्ड इंडियन एरिया में आगे, लेकिन वो तो इंडियन चाइनीज तो कहते हैं ये तो हमारा एरिया है। और वहां पे जिस भी जनरल साहब ने भी फरमाया, बिल्कुल उन्होंने अपने डिगिंग किया, अपने कैंप्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स लेके आए, हैवी इक्विपमेंट लेके आए और पूरी आर्टिलरी सपोर्ट वगैरह वगैरह। बल्कि आज की तो खबर यह है कि प्रेसिडेंट जीपिंग ने तो बाकायदा अपनी आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर इंडियंस ने रिएक्ट किया मिलिटरीली और चाइनीज को एविक्ट करने की कोशिश की, तो फिर जाहिर बात है वहां पे लड़ाई तो होगी। लेकिन इंडियन पीएलए की जो इस वक्त बेहतरी है हर लिहाज से, खास टेक्नोलॉजिकली, और जो उनकी जो फाइटिंग एबिलिटी के लिए अब चाइनीज मशहूर है, मेरा ख्याल है कि ये 1952 के मुकाबले में ये एक सुपर डिफीट होगी, शायद मदर ऑफ ऑल डिफीट्स एज फार इंडियन आर्मी इज कंसर्न। तो मैं ये समझता हूँ कि वो वहां पे एस्केलेशन हो सकती है, लेकिन उसका नुकसान इंडिया को होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, जो कुछ हफ्ते से हम सुन रहे हैं कि इंडिया के जारहाना अज़ाइम है सी पैक के ऊपर। अब सी पैक क्या है? सी पैक चीन का वन बेल्ट वन रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सी पैक इज द फ्लैग बेरर। इस पे चाइनीज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कश्मीर पे चाइना और पाकिस्तान एक हैं, सी पैक पे चाइना और पाकिस्तान एक हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक मफादात, हमारे इकोनॉमिक मफादात बिल्कुल आपस में उनमें टोटल हम आहंगी है और हार्मनी है। तो मेरा ख्याल है चाइनीज ने एक मैसेज दिया है इंडियंस को कि अगर आप किसी मिस एडवेंचर का सोच रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, या जिस तरह वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई और ऐसी चीज आजाद कश्मीर की तरफ अगर आपकी नजरें हैं, बट बेसिकली सी पैक को अगर आप सबोटाज करने की कोशिश करेंगे तो चाइनीज आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, और क्योंकि उनका जीरो टॉलरेंस है। जब भी कभी कोई इनका आपस में वहां पे इख्तलाफ हुआ या कोई कन्फ्रंटेशन हुई, तो इन्होंने एक तो कोई हथियार एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए, और फिर आखिर बातचीत कोई ना कोई करके तो ये अपना मामला सीधा करते रहे। सालों साल से ये चीज चली आ रही थी। नतीजा ये कि भारत की कोशिश ये रही कि वो आज भी कुछ ना कुछ ऐसा अपने मफाद में करे, और मोदी खास तौर पे जो पिछले काफी अरसा से यकतरफा मुख्तलिफ चीजें करता रहा, और आपने कश्मीर के मामले में देखा, ये यूनियन टेरिटरीज जो उन्होंने बनाई हैं, या ये जैसे बालाकोट वाला किस्सा उन्होंने पीछे किया, तो वो बच निकलता रहा है क्योंकि मगरबी कुव्वतें उसकी हमायत करती रही है। लिहाजा वो कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि मोदी नताइज की तरफ देखता रहा है, उसको यही अंदाजा रहा कि वो मगरबी कुव्वतों की सपोर्ट से जो जी चाहे कर सकता है। लेकिन ये वो भूल गया कि चाइना अब ताकत के लिहाज से, इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से, टेक्नोलॉजी के नुक्ता निगाह से वो बहुत आगे निकल चुका है। लिहाजा आज चाइना का एक जो उसका इमेज है, जो उसका क्लाउड है, वो बहुत डिफरेंट है। अब ये सैमसंग इनको कर तो बैठे, लेकिन जैसे चाइना आगे आया तो फिर आपने देखा कि खामोशी थी। बड़ा जबरदस्ती इनसे आज एक स्टेटमेंट निकलवाई लोगों ने कह के, वरना तो ये चुप थे। और अब इनको समझ लग गई कि ये इस तरह जान नहीं छुड़ाई जा सकती, और चाइना जो कुछ कर रहा है, इनको समझ लग गई कि इनकी औकात क्या है। इंडिया के
अब दूसरी तरफ ये है कि उसने साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ वर्षाई शुरू कर दी। जनरल बाजवा ने कश्मीर का विजिट किया, उसके ऊपर झूठ बोलना शुरू कर दिया कि जी उन्होंने तो कहा सरेंडर कर दिया कश्मीर। ये वो चीजें हैं जो कि मोदी को आज दिन तक पे करती नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई, हिंदू वोट को उसने रैली किया अपने गिर्द, मुसलमानों की परवाह नहीं की। ये नफरतों की सियासत और वो अपनी सियासत इस पे चमकाता है। और दूसरी तरफ ये कि अपने अंदर मुसलमानों को उन्होंने नाराज किया और आज मुसलमान वहां पे सोच रहे हैं कि क्या उनके लिए वही हल जो 1947 में हमने किया था वही हल है कि आज वो भी एक अलग मुल्क का मुतालबा करें। 21 करोड़ मुसलमानों को आपने वहां पे अपना दुश्मन बनाया। तो ये नफरतों की सियासत है जो अंदरूनी तौर पे भी उनको नुकसान पहुंचाएगी बहुत बड़ा, और बैरूनी तो आपने देखा कि आज चाइना के सामने बेबस है। और चाइना सी पैक की सिक्योरिटी के लिए मेरा ख्याल है जो कदम उन्होंने उठाया है वो अब इससे पीछे नहीं हटेंगे, और इंडिया के पास सवाए इसके कि वो इस चीज को तस्लीम करें, उनके पास हल नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ, आखिरी 2 मिनट है मुझे फिर क्लोजिंग की तरफ जाना है। हर बात का इल्जाम सोचे समझे बगैर उनका जाहिल मीडिया पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर देता, चीख चीख के उनके एंकर्स कहते हैं पाकिस्तान की ये साजिश, पाकिस्तान की वो साजिश। अब बताएं कि इसका इल्जाम भी क्या भारत पाकिस्तान पर लगाएगा? ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। कभी मुसलमानों को लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है कि जी लव जिहाद किया जा रहा है, हमारी लड़कियों को बरगलाया जा रहा है। कभी कोरोना जिहाद के, यानी कोरोना भी मुसलमान फैला रहे हैं। अब इसका इल्जाम तो पाकिस्तान पे नहीं लग सकता ब्रिगेडियर साहब। नहीं, ये बात तो सही है कि जो भी वहां पे इंटरनल मसाइल उनके होंगे, कोविड के लिए आप बात कर लें, तबलीगी जमात पे वो अपना वहां पे उनको ब्लेम कर रहे हैं कि जी आपने इंडिया में यही मुसलमान हैं और कोविड फैलाने में यही लोग शामिल हैं। तो वो तो एक उनकी एक हिस्टोरिक नफरत तो है, बायस तो है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको मैंने कहा दुनिया अब इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि वो एक फाशिस्ट, एंटी मुसलमान, एंटी पाकिस्तानी, जो भी आप कहें, हिटलर नवाज का जानशीन टाइप आदमी, जो के मुसलमानों को अब एक्सटर्मिनेट करने के चक्कर में है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वो मुसलमानों की को माइनॉरिटी में लाना चाह रहे हैं। विद इन मेन इंडिया अपना मेन वहां पे भी मुसलमानों के खिलाफ देखें कैसे लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है। किस तरह भी दिल्ली में जो कत्ल गारत हुआ, राइट्स में कैसे मुसलमानों को मारा गया। क्योंकि ब्रिगेडियर साहब उनका एजेंडा ढका छुपा नहीं रह गया, उनका एजेंडा उनकी कानूनी शक्ल इख्तियार कर रहा है, उनका एजेंडा उनके पार्लियामेंट में नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है उनके मीडिया की शक्ल में। देखो उनके आरएसएस एजेंडा और वो तमाम जो आइडियोलॉजी उस सामने खुल के आ गई है। मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहता हूँ। आज मैं बहुत खुश हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में पहली मर्तबा वो 2 लफ्ज इस्तेमाल किए जिसको मैं इतने अरसे से जाती तौर पर कैंपेन कर रहा हूँ, वॉर क्राइम। उन्होंने कहा कि इंडिया ने, मोदी ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को एनेक्स किया, ये वॉर क्राइम्स है। तो भाई मैं ये कहता हूँ अगर हम मानते हैं कि ये वॉर क्राइम्स है, तो ये जो रवायती सिर्फ उनको उनके डिप्टी एम्बेसडर को बुला लेना और प्रोटेस्ट लॉन्च करना जब भी वो वायलेट करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अब हम जाएं बाहर, यूनाइटेड नेशन में जाएं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, उनको बताएं कि जनाब वॉर क्राइम पे इंडियन आर्मी के जनरलों का ट्रायल होना चाहिए जो उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किए हैं। इस प्राइम मिनिस्टर मोदी का एज ए वॉर क्रिमिनल जो है वो ट्रायल होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये रवायती जो हम लेटर लिख सकते हैं सेक्रेटरी यूनाइटेड जनरल यूनाइटेड नेशंस को, इससे आगे बढ़ना